लेते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे एक इस टाइप का कंडक्टर है जिसमें एरिया लगातार यहाँ से ए से बी आने में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस अपने को फाइंड करना है। अगर ध्यान से सोचो तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि अपने पास फॉर्मूला है क्या, आर इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। हम उस फॉर्मूले को कब अप्लाई कर सकते हैं, जब एल भी कांस्टेंट हो अपने पास और आर भी कांस्टेंट है। इसमें अगर ध्यान से देखो तो एल तो अपना फिक्स है, हमें इस सेक्शन से इस सेक्शन तक आना है, करंट को फ्लो कराना है। लेकिन यहां से यहां तक आने में अगर देखो तो यहाँ पे एरिया कितना, पाई ए स्क्वायर, यहाँ पे एरिया कितना, पाई बी स्क्वायर। मतलब एरिया क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ता है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको देखते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक तरीका ये है कि यहाँ से एक्स पे आकर के एक डीएक्स का छोटा सा स्ट्रिप कट कर लेता है। ठीक है, दिस इज द dx। ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये कुछ अपने को डिस्क ऐसा मिलेगा, इसका एरिया हम रेडियस हम ले ले रहे हैं स्मॉल r। ठीक है, तो इसका एरिया हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, पाई स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी अपने ये dx ds के सेगमेंट मिलेंगे सब यहाँ से, अगर यहाँ से ध्यान से सोचो तो ये किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है क्या, R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे अगर और भी होंगे तो उनको हम ऐसे ऐड करते जाएंगे। क्लियर है, तो यहां से यहां तक जो भी अपने को dx के जो सेगमेंट मिलेंगे सबके सब किसमें कंबाइन है, सीरीज में। तो अपने पास फॉर्मूला होता है क्या, यहाँ पे जो छोटा सा इस सेगमेंट का जो छोटा सा रेजिस्टेंस लिखेंगे डी आर इज इक्वल टू रो तो अपना वही है, फिक्स रहने वाला है। एल कितना, ये छोटे से सेगमेंट में कितना करंट ट्रेवल करेगा, लेंथ dx डिवाइड बाई एरिया इज द पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये इस सेगमेंट का हमें छोटा सा रेजिस्टेंस मिल गया, डी आर इक्वल टू रो dx इंटू डिवाइड बाई पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि इसको हम इंटीग्रेट करते अपना टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये यहाँ पे कि dx भी वेरी कर रहा है और r भी वेरी कर रहा है। ठीक है, मतलब यहां से अगर सपोज करो कि हमने डिस्क यहां लिया, ये सेगमेंट यहां लिया, तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पे सेगमेंट लेंगे तो यहाँ पे x कुछ और होगा। अगर ध्यान से देखो तो इस सेक्शन से इस सेक्शन तक आने में अपना x भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, r तो वेरी करेगा ही। यहाँ पे हम लेंगे तो यहाँ पे r की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पे लेंगे तो r की वैल्यू कुछ और होगी। मतलब x भी वेरी कर रहा है और r भी वेरी कर रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को या तो हम r में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर x में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब वो कैसे किया जाएगा, अगर ध्यान से देखो आप तो ये अपना a, ठीक है, और ये अपना b। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा ये इसका ग्राफ, ये कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो अगर ध्यान से तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है। तो वाई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है क्या, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई पे कितना है, y पे है क्या, r है, तो r इज इक्वल टू m क्या चीज होता है, m इज द स्लोप। यहाँ पे m क्या चीज है, ये m क्या चीज है, स्लोप है। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का हम स्लोप क्या लिखते हैं, tan थीटा के इक्वल। अब यहाँ पे देखो अगर ध्यान से तो इस यहाँ पे हम एक ट्रायंगल मान सकते हैं जिसका एंगल कितना मान ले रहे हम, थीटा। तो ये अपना आ जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितनी, b माइनस ए, b माइनस ए तो बच गया ये b माइनस ए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर इज द b माइनस ए एंड लेंथ कितना है इसका, l। तो b माइनस ए डिवाइड बाई l, x तो वही रहेगा प्लस c की जगह पे क्या है, a। ठीक है, तो अपने को x और r में रिलेशन मिल गया। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें दोनों साइड तो डी आर इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइड बाई एल इंटू डी एक्स प्लस जीरो। ठीक है, और डी एक्स की वैल्यू लिखी जा सकती है यहाँ पे एल डिवाइड बाई बी माइनस ए इंटू डी आर। ठीक है, तो डी एक्स की वैल्यू हमें आर के फंक्शन में यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो डी आर इज इक्वल टू रो डी एक्स की वैल्यू कितनी लिखेंगे, एल डिवाइड बाई पाई, ठीक है, इंटू बी माइनस ए और क्या बचा अपना डी आर और ये आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए तो इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने पे अगर ध्यान से देखो तो आर को हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आर की लिमिट लास्ट लिमिट लोअर लिमिट कितनी है, ए है, अपर लिमिट कितनी है, बी है।
मतलब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, ठीक है। कहां से कहां तक, ए टू बी। इसमें ध्यान से देखो तो कांस्टेंट अपने को क्या क्या मिल जाएगा, रो एल डिवाइड बाई पाई इंटू बी माइनस ए कॉन्स्टेंट, और इंटीग्रेशन के अंदर बच जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी डी आर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलने वाला है अपने को, रो एल डिवाइड बाई पाई इंटू बी माइनस ए, ठीक है। इस 1/r² को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, तो 1/r² को हम लिख सकते हैं कुछ r टू द पावर -2, ठीक है। और r टू द पावर -2 को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा r टू द पावर -2 प्लस 1, r टू द पावर -1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1 -1, ठीक है। तो ये बच गया, मिल गया अपने को -1/r लिमिट a टू b, ठीक है। लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, इसको लिख लेंगे अपने R इक्वलेंट इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई पाई इंटू बी माइनस ए, ठीक है। और ये लिख लेंगे हम लोग 1/b माइनस 1/a, माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1/a माइनस 1/b, ठीक है। आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने पे कितना हो जाएगा, रो एल डिवाइड बाई पाई इंटू बी माइनस ए, ठीक है। और ये लिखा जाएगा b माइनस ए डिवाइड बाई ए बी, बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल, तो r इक्वलेंट इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई पाई ए बी इज द रेजिस्टेंस फॉर दिस कंडक्टर, ठीक है। तो आपको याद ये रखना है कि R इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए हम कब यूज कर सकते हैं, व्हेन R एंड L मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस इज सॉरी लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड लेंथ कंडक्ट एरिया ऑफ द कंडक्टर दोनों क्या हो, कांस्टेंट हो, तभी इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अगर नहीं है तो उसको हमें फिर इंटीग्रेशन की हेल्प से करना होगा। एक तो क्वेश्चन हमने देख लिया कि जिसमें एरिया क्या वेरी कर रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन में ऐसा भी देख लेते हैं कि उसमें लेंथ कॉन्स्ट वेरी करे, मतलब ये ध्यान रखना है कि व्हेन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट देन r इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई a। अगर उसमें से वेरी क्या कर सकता है, l वेरी कर सकता है और a वेरी कर सकता है, तो हमने क्या वेरी करा लिया, एरिया। थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हम किसको वेरी करा लें, एरिया को, ठीक है। तो एरिया तो हमने वो करे, लेंथ को वेरी करा लेते हैं, ये, ठीक है। अ क्वार्टर पार्ट ऑफ रिंग गिवन विथ एन इनर एरिया ए एंड आउटर रेडियस, क्वेश्चन है इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, और इसकी हाइट गिवन अपने को एज, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर फॉर द करंट आई, डायरेक्शन एज शोन, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो इधर, अगर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो आप, तो इसमें अपने को मतलब जो एरिया फ्लो करने वाला वो इसी सेक्शन से फ्लो करेगा, तो यहां से यहां तक आप फ्लो करो, आप करंट को फ्लो कराएंगे तो एरिया अपना कांस्टेंट रह रहा है। लेकिन अब ध्यान से देखो तो इस वाले पार्ट से जो करंट फ्लो करेगा आई, ठीक है, इसको कितना लेंथ ट्रेवल करना पड़ेगा, ये लेंथ कितनी लिख सकते हैं, एरिया यहां से यहां तक है कितनी है, ए है, ये लेंथ आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, π/2, एंगल कितना है 90 बनेगा ना, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा π/2, ठीक है। और रेडियस कितना है, ए है, तो इसको यहाँ पे एंगल कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, π/2 इंटू ए, यहाँ पे कितना लेंथ ट्रेवल करना पड़ेगा, π/2 इंटू बी, मतलब यहां से इधर करंट ऐसे जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हो गया रहा है कि जो करंट को लेंथ फ्लो करना पड़ रहा है, कितना लेंथ फ्लो कर रहा है करंट, तो यहाँ से यहाँ तक आने पे वेरी कर रहा है वो लेंथ, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन में अपने को जो गिवन है वो लेंथ वेरिएशन पे निकालना है, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखो आप,
कि यहां से हम x पे आ जाते हैं, ठीक है, और एक dx कट कर लेते हैं। x पे आकर के dx ले लिया, ठीक है। अब ये मिल गया अपने को कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पे यहां से हम x पे आए, एक dx कट किया, ठीक है। ये सेगमेंट कितना dx और हाइट कितनी h, तो एरिया यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम लोग, एरिया लिखा जा सकता है h इंटू डी एक्स, ठीक है। ठीक, लेंथ कितना लिखा जाएगा, ये रेडियस हमने कितना लिया x, तो इस आर्क, इसका आर्क लेंथ का करंट अपना इसमें ऐसे फ्लो करेगा। करंट को अगर मैं शो करूं तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें, मतलब इतना लेंथ ट्रेवल करेगा। अब लेंथ कितना होगा, तो इस आर्क लेंथ, इसकी आर्क लेंथ वैल्यू, आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, एरिया कितना, रेडियस कितना है a, तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस, पाई बाई 2 इंटू एक्स। दिस इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। इस पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए कितना, मतलब इस येलो वाले सेक्शन में कितना लेंथ फ्लो करेगा, कितना करंट, करंट को कितना लेंथ फ्लो करना पड़ेगा, पाई बाई 2 इंटू एक्स, ठीक है। एरिया कितना h इंटू डी एक्स, तो हम डी आर की वैल्यू लिख सकते हैं कितनी, हम डी आर लिख सकते हैं रो इंटू एल के जगह पे क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 इंटू एक्स डिवाइड बाई एरिया कितना अपने पास h इंटू डी एक्स, ठीक है। तो दिस इज द डी आर। अब ध्यान से सोचो कि करंट इस सेक्शन से निकल रहा है और इस सेक्शन पे, तो यहां से करंट फ्लो करके यहां पे आ रहा है, यानी कि इस जगह का पोटेंशियल डिफरेंस जो भी रहेगा फिक्स रहेगा। मतलब यहां पे ऐसे सोचो, ये कुछ ऐसा सेक्शन है, तो इस जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम और इस जगह पे पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे जितने भी पॉइंट होंगे सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम, और यहाँ पे जितने पॉइंट होंगे सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम। मतलब जितने भी अपने को छोटे छोटे डी आर मिलेंगे, ये डी आर मैंने बनाया ऐसे, डी आर डी आर डी आर डी आर, ठीक है। तो ये सभी डी आर आर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, सेम है। इन सबका क्या पोटेंशियल यहाँ पे सेम है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है, प्लस डॉट डॉट, ठीक है। ऐसे कनेक्ट करेंगे, यानी कि इसको हमें इनवर्स कर देना होगा, तो इसको लिखा जाएगा 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू एच डी एक्स डिवाइड बाई रो इंटू पाई बाई 2 इंटू एक्स। इसको अब अपने को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा, लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे अपने, करंट, मतलब हम dx कैसे, x को कैसे वेरी करा रहा है, इधर से इधर वेरी करा रहा है, मतलब a से कहां तक, b तक, a से कहां तक, b तक अपने को करंट को वेरी कराना है, ठीक है। तो लिमिट कहां से कहां तक रखी जाएगी, a टू b, तो ये लिखा जाएगा, ये अभी r इक्वलेंट नहीं, डी आर, दिस इज द डी आर, ठीक है, 1/dr। तो ये लिखेंगे 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू, ठीक है, लिमिट a टू b, ठीक, एच डी एक्स डिवाइड बाई रो पाई बाई 2 इंटू एक्स, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो तो कांस्टेंट क्या क्या अपने को मिल रहे हैं, तो कांस्टेंट मिल जाएंगे h अपॉन रो इंटू पाई बाई 2, दिस इज कांस्टेंट। 2 को चाहो तो आप ऊपर लिख लो, 2h, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये इंटीग्रेशन के अंदर बच गया a इंटीग्रेशन a टू b डी एक्स अपॉन एक्स। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, ठीक है। तो ये लिख लेंगे हम लोग r 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 2h डिवाइड बाई रो इंटू पाई ln x, लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा ln b माइनस a ln b डिवाइड बाई ln a, ठीक है।
हमें चाहिए वैल्यू आर इक्वलेंट की, और ये वैल्यू आई है अभी आर 1/r इक्वलेंट की, तो ये लिख लेंगे हम लोग रो इंटू पाई डिवाइड बाई 2h ln b by a. This is the resistance of this particular conductor. ठीक है, क्लियर है। तो हमने क्वेश्चन लगा लिया r इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए पे, ठीक है। कांस्टेंट के हमने क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है, कि जब l कांस्टेंट हो r कांस्टेंट तो कैसे सॉल्व करेंगे। एक मैं और भी सॉल्व कर लेता हूँ, देख हमने एक बार देख लिया एरिया को चेंज करा कर, एक बार देख लिया किसको, लेंथ को चेक करा करके, ठीक है। बहुत ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन अगर आ जाए तो हमें चीजें समझ में आनी चाहिए कि सॉल्व कैसे करनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, सेगमेंट वैसा ही है, करंट का डायरेक्शन इसमें चेंज कर दिया। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट यहां से एंटर कर रहा है इस सेक्शन से और नीचे ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर ध्यान से सोचो आप, तो लेंथ तो इसको h ही ट्रेवल करना पड़ेगा। करंट चाहे यहां से पास हो, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, कहीं से पास करे, तो इस अपर वाले सरफेस से एंटर करेगा, लोअर वाले सरफेस से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको लेंथ कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, h। एरिया अगर ध्यान सोचो तो एरिया तो यही ट्रेवल करनी पड़ेगी, एरिया इतना ही है इसके पास, क्रॉस इसका पर्टिकुलर कंडक्टर का एरिया कितना है, ये है। तो एरिया भी कांस्टेंट है अपने पास और लेंथ भी कांस्टेंट है, तो सिंपल सी बात है कि सिंपल से हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे, बस लेंथ और एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में होमवर्क में ही दे देता हूं आपको। मैं इक्वेशन लिख देता हूं, आप लोग ट्राई कर लेना। तो ये लिखा जाएगा कितना, R इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए, ठीक है। तो ये लिख लेंगे हम लोग रो एल की वैल्यू कितनी, h डिवाइड बाई ए कितना लिखा जाएगा, पाई, आउटर रेडियस इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज द, यही सॉल्यूशन यही है, ठीक है। लेंथ कांस्टेंट है h, एरिया कांस्टेंट है पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन रॉड has a resistance r. This rod was beaten such that its length becomes 1.5 times of its initial value. मतलब जो भी लेंथ l है, इनिशियल लेंथ l है, उसको हमने बीट करके इस कंडक्टर को कितना का कर दिया, 1.5 l का कर दिया। What will be the new resistance of the rod? हमें इस लेंथ को यहां से वेरी करा के हम यहाँ पे ले गए। इसमें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि अगर इस कंडक्टर में हमने कुछ भी नहीं कट किया है, कट करके ना बाहर निकाला, ना इस कंडक्टर में कुछ ऐड किया, तो उस टाइम पे एक चीज याद ध्यान रखनी होती है कि अपना वॉल्यूम क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है, ठीक है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट पे हम, मतलब इस पूरे का इनिशियल कॉन्सेप्ट यही है कि इस रॉड का वॉल्यूम क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला, मतलब ये इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो इसका वॉल्यूम क्या ले सकते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन ये मान लेते हैं हम ए, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन ये मान लेते हैं ए डैश। तो इसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे, एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू, इसका एरिया कितना, ए डैश, लेंथ कितना 1.5, 1.5 को हम लिख सकते हैं कितना 3/2 इंटू एल, ठीक है। तो यहाँ पे ए डैश की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है, एल से एल कैंसिल कर सकते हैं, एल की वैल्यू ए डैश की वैल्यू लिखी जाएगी a इंटू 2/3, दिस इज द ए डैश, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस r है, तो r का फॉर्मूला कितना अपने पास, रो l डिवाइड बाई ए, इसका लेंथ l और इसका a क्रॉस सेक्शन एरिया r। इसका न्यू रेजिस्टेंस कितना लिखेंगे, r डैश इक्वल टू रो, मटेरियल तो वही है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। लेंथ कितना हो गया, लेंथ हो गया अपने पास 1.5 यानी कि 3/2 इंटू एल डिवाइड बाई ए डैश की वैल्यू कितनी, a इंटू 2/3, इस 2/3 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये लिखा जाएगा कितना, रो एल, ये डिवाइड बाई ए, और ये 3 चला जाएगा ऊपर तो ये लिख सकते हैं हम लोग 3/2 का होल स्क्वायर। तो आर डैश की वैल्यू कुछ आ रही है 9/4, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू, अगर ध्यान से देखो तो ये वैल्यू है आर की, 9/4 टाइम्स ऑफ आर, दिस इज द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान ये रखना कि अगर मटेरियल, अगर कंडक्टर में कुछ भी हम कोई भी सेक्शन ऐड ना कर रहे हो, कुछ सेक्शन काट करके निकालना है, ठीक है। अगर उसको हम बीट करके एक्सपेंड कर दिए, ठीक है, या फिर उसको कंप्रेस कर दिए, ठीक है, तो उस टाइम पे वॉल्यूम क्या रहने वाला, फिक्स रहने वाला। अगर लेंथ इंक्रीज करता है तो एरिया क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर लेंथ डिक्रीज किया तो एरिया क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बात ये ध्यान रखनी, अगर स्टेटमेंट ढंग से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है कि उसमें से, उस कंडक्टर से अपने को, कंडक्टर में से वो कुछ पार्ट कट करके निकाला है कि ऐड किया है, उस टाइम पे वॉल्यूम फिक्स नहीं रहेगा, मतलब वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या रहने वाला, वॉल्यूम फिक्स रहेगा। तो हम ऐसे इस निकाल सकते हैं इस रिलेशन से कि नया एरिया कितना होगा या फिर लेंथ कितना होगा। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हमने इक्वेशन दिखा था कि रो इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी, रो एल डिवाइड बाई ए, ठीक है। अब किसी भी, अगर सपोज कर लो कि अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, हमने एक मटेरियल ले लिया, उसमें अगर एक ही मटेरियल का, जैसे सपोज हमारे पास आयरन है, ठीक है, तो अगर हम अलग अलग डायमेंशन लेते हैं आयरन रॉड का, ठीक है, मान लो लेंथ हमने कभी कम कर दिया, कभी ज्यादा कर दिया, कभी एरिया चेंज कर दिया, कभी, मतलब ऐसे अगर चेंज करते रह रहे हैं, तो एक ही मटेरियल का अलग अलग डायमेंशन की रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। मतलब क्योंकि आर डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, मतलब किसी भी बॉडी का रेजिस्टेंस है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके डायमेंशन पे, ठीक है। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है कि मटेरियल किस तरह का है, ठीक है। तो उसमें एक चीज ये डिफाइन की गई, आर तो चेंज कर रहा है, एक ही मटेरियल का अगर डायमेंशन हम अलग अलग ले रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई एक चीज ऐसी ढूंढी गई कि जो हर मतलब किसी एक मटेरियल के लिए हमेशा क्या रहे, फिक्स रहे, चाहे आप किसी भी डायमेंशन का ले लो उस मटेरियल को। तो उस चीज को डिफाइन क्या किया गया, रेसिस्टिविटी। उस चीज को डिफाइन क्या किया गया, रेसिस्टिविटी। कि अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर अगर हमारे पास है, अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो उस बॉडी की रेसिस्टिविटी, मतलब उस कंडक्टर का एक ऐसा टर्म डिफाइन किया जिसको बोला गया रेसिस्टिविटी, वो कभी चेंज नहीं होने वाला अगर वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखा गया है तो, ठीक है। और यहाँ पे हमने रो का फॉर्मूला निकाला था कितना, रो इक्वल टू 2m डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ। चाहो तो आप यहाँ से 2 हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपको अलग अलग बुक में, टू किसी बुक में दिख भी सकता है, किसी बुक में नहीं भी दिख सकता है, ठीक। अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करूं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रो की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, m डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर डिवाइड इंटू टाउ, ठीक है। थोड़ी अच्छी किताब में बात करें, जैसे सपोज को एससी बारे में बात करें, ठीक है, तो वो अपने को 2 दिख सकता है, ठीक है। तो उसके लिए 2 के लिए परेशान ना हो, रो की वैल्यू कितनी याद रखो, आप 2 भी मान सकते हो या फिर m डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ मान सकते हो या फिर 2m डिवाइड बाई एन स्क्वायर इंटू टाउ मान सकते हो, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये m, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो फ्लो कर रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन। n क्या चीज है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। वो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग हो सकता है, अगर हमारे पास एक ही मटेरियल है और उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात की जा रही है, तो n की वैल्यू क्या रहने वाली, फिक्स रहने वाली है। ई की वैल्यू फिक्स रहेगी 1.6 × 10⁻19। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, अगर उसका टेम्परेचर हम फिक्स रखते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन जो कोलाइड कर रहे हैं उनका टाइम एवरेज क्या रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं, वो क्या रहेगा, एक फिक्स रहने वाला है। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर बात करते हैं वो फिक्स रहता है। तो किसी मटेरियल का जो रेसिस्टिविटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का मटेरियल है, और दूसरा उसका टेम्परेचर। तो हमने इस पे बात कर लिया, इस पे क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है, कि अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो अगर उसके लेंथ और एरिया को चेंज कराते हैं तो रेजिस्टेंस कैसे बदलेगा। रेसिस्टिविटी फिक्स थी, जितने भी क्वेश्चन हमने किया है इसमें रेसिस्टिविटी हमने कोई चेंज नहीं किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लेंथ इतनी थी तो रेसिस्टिविटी रो रखा, लेंथ हमने बढ़ा दिया तो रेसिस्टिविटी अभी भी रो रखा, क्योंकि मटेरियल हमने चेंज नहीं रखा, हम कौन क्या इनडायरेक्टली क्या मान के रखा कि उसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। इसके अगले वाले क्वेश्चन में देखो हमने वही किया है कि इस मटेरियल क्या है, फिक्स है, तो उसकी रेसिस्टिविटी फिक्स रहेगी, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन में रो हमने फिक्स ले रखा है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन में रो हमने क्या ले रखा, फिक्स ले रखा था। अब हम इस पे बात कर लेते हैं, किसी मटेरियल का अगर टेम्परेचर को चेंज करता है तो उसकी रेसिस्टिविटी जो है वो कैसे चेंज होती है, ठीक है। अगर बात ठीक, ये अलग अलग
अलग अलग टाइप के मटेरियल का अलग अलग रेस्टिविटी गिवन है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक है, अभी अपन को बेसिकली हमें किससे बात करना है, कंडक्टर को ही समझना है। ठीक है, वैल्यू याद रखो, रेस्टिविटी की नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हर क्वेश्चन में अलग अलग दे सकता है कि इस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इस कंडक्टर का रेस्टिविटी इतनी है। ठीक है, अब बात ध्यान से समझना कि अगर हमारे पास रो की वैल्यू 2m डिवाइड बाई एन स्क्वायर इंटू टाउ, ठीक है, तो अगर हम किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर में इंक्रीज करते हैं, हम टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं किसी भी कंडक्टर के टेम्परेचर को, तो उसमें कांस्टेंट क्या क्या चीज रहेगी, अगर उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखे हो तो 2m, ठीक है, 2m कांस्टेंट रहेगा, और क्या कांस्टेंट रह सकता है, ई कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वेरिएशन किस में आ सकता है, हम मान लेते हैं वेरिएशन, जो अगर ध्यान से सोचो तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कुछ बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर हम किसी भी कंडक्टर को अगर हम टेम्परेचर कुछ दे दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है n, उसकी वैल्यू कुछ थोड़ी सी क्या कर जाएगी, इंक्रीज, मतलब अब कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से इजेक्ट कर जाएंगे, n की वैल्यू थोड़ी बड़ी, और क्या इंक्रीज करेगा, टाउ, और क्या इंक्रीज कर जाएगा, सॉरी डिक्रीज क्या कर जाएगा, टाउ, मतलब टाउ का मतलब कि जो एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच की में जो टाइम था, अब वो टाइम घट करके, मतलब जैसे उनको एनर्जी कुछ मिला हीट के फॉर्म में, हमने टेम्परेचर के फॉर्म में जैसे उसको कुछ एनर्जी दिया, तो अब जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, तो टाउ की वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो एक तो कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब करंट जो फ्लो करता है वो किसकी वजह से फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, करंट, ये हमें बताएगा करंट, अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज कर गया तो करंट की वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, मतलब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगी। ये क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ, सॉरी, जो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन थे उनमें कोलिजन की जो टाइम थी वो क्या हो गई, घट गई, मतलब जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, मतलब यहां से यहां तक जाना है तो वो समझ लो कि टकराने की उनकी जो टाइमिंग थी वो कम हो, घट गई, मतलब जल्दी जल्दी टकरा रहे हैं तो उनको यहां से यहां तक जाने में फिर दिक्कत होगी, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे दोनों चीज आ रहा है, तो हम किस फैक्टर को यहाँ पे मानते हैं, हम ये फैक्टर क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा। फाइनली हम बोल सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, इंप्लाइज उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ पे डोमिनेट कर जाएगा इसका फैक्टर। ठीक है, ये डोमिनेट करेगा टाउ। इसमें होगा क्या कि अगर इसका किसी भी सेमीकंडक्टर में हम टी को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें कांस्टेंट रहने वाली है, एम, ठीक है, ई कांस्टेंट रहेगा, 2 भी मान लेते हैं इधर, ये तीनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, ये यहाँ पे कांस्टेंट थे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ इंक्रीज होंगे। ठीक है, और टाउ क्या होगा, टाउ भी क्या होगा, टाउ को मान लेते हैं डिक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ कोलिजन, सॉरी टाइम ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इस सेक्शन में ये डोमिनेट कर जाता है, आप याद रखो कुछ। ठीक है, इसमें हम डोमिनेट किसको कर लेते हैं, एन को, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सेमीकंडक्टर क्या कर जाता है, डिक्रीज, इंप्लाइज रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा, डिक्रीज, करंट अपना फ्लो करने लगता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर अभी नहीं, आप कंडक्टर को याद रखो कि किसी भी कंडक्टर में अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो जो रिलैक्सेशन टाइम है टाउ वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो हम